वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों यहाँ पर देखिए 2023 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर भी 2024 ही आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम जब होगा आपका कब होगा, 2024 में होगा। और क्योंकि 23 में होने की संभावना खत्म हो गई है और MPPSC ने एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर दिया है। इसके अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जनवरी 2024 से स्टार्टिंग होकर नवंबर 2024 तक चलेगी, यानी साल भर ये एग्जाम चलेगी। विभिन्न चरणों में विभिन्न सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के। तो इसी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और पेपर 1 की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार जारी है। और जिस प्रकार से समय दिया गया है, पूरा लंबा समय, तो हमें कद पूरी तरह पेपर 1 को चट कर जाना है, A to Z। एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट को हमें रट लेना है, ताकि जहाँ से भी प्रश्न आए आप उसे सॉल्व कर सकें। तो पेपर 1 मध्य प्रदेश जीके है हमारा। तो मध्य प्रदेश जीके को हम लोग देखेंगे। और मध्य प्रदेश जीके में आज हम लोग एक बहुत ही ट्रेडिशनल टॉपिक को उठाए हुए हैं, जो मध्य प्रदेश का सामान्य भौगोलिक और राजनीतिक परिचय को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं और ये ट्रेडिशनल प्रश्न है। पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं और एक दो क्वेश्चन वैसे पूछा जाता है, चाहे किसी भी स्टेट के द्वारा एग्जाम लिया जाए। अगर रीजनल पेपर है उस स्टेट से, तो वहाँ पे ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो रहता है वो पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। इसी ट्रेडिशनल टॉपिक को हमने छुआ है और एक दिन में इससे रिलेटेड और एक क्लासेस होगी। आज के क्लासेस में हम लोग इसी को स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिचय को देख लेते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। तो आप अक्षांश और देशांतर से अवगत ही होंगे। अगर अवगत नहीं है, चलिए आपको ग्लोब पे ले चलते हैं और समझाने का प्रयास करें अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। तो ये है साथियों ग्लोब, ये आप ग्लोब देख पा रहे हैं ना। और इसी ग्लोब में आप देखें दो टाइप की रेखाएं हैं, है ना। एक हॉरिजेंटल है और एक वर्टिकल है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम लोग नक्शा में, मैप में या फिर ग्लोब में देखते हैं, तो हमें जो साइड्स होते हैं, 4 साइड्स, है ना, वो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वो कैसे होता है। तो ये जो ग्लोब है, ग्लोब की जो उत्तर वाला भाग है, यहाँ पर उत्तर होगा, है ना, नॉर्थ होगा। इसको नॉर्थ बोलते हैं, उत्तर दिशा हो गया। और जो निचले वाला भाग है तो ये हो गया साउथ हो गया। और जो दाहिने हाथ जिधर मेरा है, ये हो गया आपका ईस्ट। और जिधर लेफ्ट हैंड है वो हो गया वेस्ट। आप जब ग्लोब के सामने खड़े रहेंगे तो आपका जो राइट हैंड होगा वो ईस्ट हो जाएगा, जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वो वेस्ट हो जाएगा। यानी ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, दाहिने हाथ की ओर हो गया पूरब और बाएं हाथ की ओर हो गया पश्चिम। तो ये साइड्स आप समझ गए। इसके बाद आप ग्लोब पे देखिए दो टाइप की रेखाएं ऐसे खींची हुई है ना। सबसे पहले यहाँ जीरो पे है ना, तो ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। जो रेखाएं हॉरिजेंटल है और कह सकते हैं कि पूरब पश्चिम है, खींची गई है ग्लोब पर। काल्पनिक रेखाएं कहीं आपको मिलेगी नहीं, है ना। काल्पनिक रेखाएं किसी प्लेस को निर्देशित करने के लिए रेखाएं काल्पनिक मानी गई है। तो ये जो 0 डिग्री, ये जो यहाँ पर 0 डिग्री लिखा हुआ है, ये 0 डिग्री अक्षांश हुआ। इसी प्रकार ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर 1 डिग्री अक्षांश होगा, फिर 2 डिग्री अक्षांश होगा। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 90 डिग्री तक पहुँचते हैं। इसी प्रकार फिर नीचे जाएँगे तो 1 डिग्री, जैसे ऊपर में क्या था, उत्तर है, तो इसके ऊपर का उत्तरी अक्षांश कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। अब नीचे आएँगे तो इधर दक्षिणी अक्षांश स्टार्ट हो जाएगा, दक्षिणी अक्षांश। जैसे ये हो गया, यहाँ पर अगर एक हम करेंगे 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। तो आप यहाँ पर 2 चीज़ें नोटिस कर रहे होंगे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये है मान लीजिए, तो यहाँ पर कर्क रेखा, हाँ। तो जो 0 डिग्री देशांतर ये हमारा अक्षांश है, इसके उत्तर में जब हम 23.5 डिग्री अक्षांश पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर एक काल्पनिक रेखा मानी गई है, जिसको कर्क रेखा कहते हैं। और जब हम इसी तरह नीचे आते हैं दक्षिण की ओर, यहाँ पर भी इनके पैरेलल में 23.5 डिग्री एक दक्षिणी अक्षांश है ना, यहाँ पर दक्षिणी अक्षांश है, इसी को मकर रेखा कहते हैं। तो आप कर्क रेखा, मकर रेखा भी समझ गए होंगे कि 0 डिग्री जो अक्षांश है, जिसको कहते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश का और दूसरा नाम क्या है, विषुवत रेखा, है ना, विषुवत रेखा। तो ये पृथ्वी को पूरे 2 भागों में बाँटती है। तो इसके ऊपरी वाले भाग, उत्तर वाले भाग को उत्तरी अक्षांश और नीचे वाले भाग को दक्षिणी अक्षांश बोला जाता है। ये उत्तरी अक्षांश हो गया इलाका, ये हो गया दक्षिणी अक्षांश का इलाका। तो वो यहीं पे 23.5 डिग्री पर जाते हैं, वो हमें कर्क रेखा मिलता है। और जब नीचे की ओर 23.5 डिग्री आते हैं, तो हमें मकर रेखा मिलता है।
तो ये सामान्य सा अक्षांश देशांतर, कर्क रेखा, मकर रेखा, है ना, 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे, अक्षांश देशांतर को समझ गए होंगे। चलिए आते हैं फिर से हम लोग यहाँ पर, अब हम समझने में हमें आसानी होगी कि अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है साथियों, वो 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट के बीच उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्योंकि जब आप ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब में हम लोग इंडिया को देखते हैं ना, इंडिया हमारा कहाँ है, तो ग्लोब यहाँ पर देखें, आप इंडिया को देखें तो ये हमारा इंडिया है, ये वाला पार्ट इंडिया है, आप देख रहे हैं ग्लोब है, ग्लोब में इंडिया है। तो ये जो यहाँ पे ये डॉट 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 देख रहे हैं, यही है हमारा 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश है ये हमारा। तो यानी कौन से अक्षांश में इंडिया है, ऊपर है तो उत्तरी अक्षांश। तो ये पूरा इंडिया में जो भी स्थान होगा वो किस अक्षांश पे होगा, सारा प्लेस इंडिया के किसी भी स्टेट को, किसी भी प्लेस को आप अगर निर्देशित करते हैं, उसको उसका अक्षांश देशांतर निकालेंगे तो अक्षांश हमेशा क्या मिलेगा हमारा, उत्तरी अक्षांश मिलेगा। उत्तर की ओर है ना, ऊपर की ओर है तो उत्तरी अक्षांश। तो इसीलिए वहाँ पर मध्य प्रदेश भी हमारा उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और ये हमारा 0 डिग्री देशांतर, हॉरिजॉन्टल देशांतर। तो इसकी जैसे मैंने कहा राइट हैंड की ओर, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया यानी पूरब, इधर हो गया वेस्ट पश्चिम। तो इधर जितनी भी देश ये रेखाएं खींची गई इस तरह की, वो सब क्या कहलाएगी, पूर्वी देशांतर रेखा। ये क्या कहलाएगी, पूर्वी देशांतर रेखा। इधर जितनी रेखाएं वो क्या होगा, पश्चिमी देशांतर रेखा। तो इंडिया किधर होगा, इंडिया यहाँ पर है। तो देशांतर भी जब भी हम इंडिया को डोनेट करेंगे तो वहाँ भी पूर्वी देशांतर होगा। कौन सा देशांतर होगा, पूर्वी देशांतर। और अक्षांश कौन सा होगा, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि इसके ऊपर में है तो उत्तरी अक्षांश, और इसके इधर है तो ये हमारा पूर्वी देशांतर हो गया। आप समझ गए होंगे, इसको आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 मिनट 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, ये आपको याद नहीं। इंडिया का कोई भी प्लेस हो उत्तरी अक्षांश में ही स्थित रहेगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि अक्षांशीय विस्तार कहाँ है, 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, देशांतर जब भी होगा पूर्वी होगा, के बीच स्थित है। पूरा क्षेत्रफल अगर देखा जाए मध्य प्रदेश का तो ये 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे देश में दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, वहाँ से भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है, बम्पर वैकेंसी है। आप इसको कमेंट में बताएंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में किस राज्य का पहला स्थान है। दूसरा मैंने बता दिया कौन सा है, मध्य प्रदेश। पहला कौन है आपको बताना है। देश के कुल क्षेत्रफल का ये जो हमारा मध्य प्रदेश है कितना हिस्सा है, 9.38, लगभग 10% हिस्सा हमारा मध्य प्रदेश का है पूरे भारत के क्षेत्रफल का। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा राज्य है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भौगोलिक परिचय में और आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य, कौन कौन से राज्य मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं, बॉर्डर से सटे हुए हैं। तो हमारा का उत्तर प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, यानी टोटल कितने हो गए, 5 राज्य। तो मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले राज्यों की टोटल संख्या कितनी है, कुल संख्या 5 है। कौन कौन से आप याद कर लें, यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा कहाँ होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। आप चलिए यहाँ पे चलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है ना, ये कर्क रेखा है। तो ये रेखा गुजरती है तो इंडिया को क्रॉस करती है। इंडिया में कहाँ, मध्य प्रदेश। ये इंडिया में मध्य प्रदेश से भी गुजरती है ये रेखा। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो 14 जिलों से। अगला वही था मेरा कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है ना, 14 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, सबसे ऊपर जो मैप में देखेंगे आप, कौन सा जिला है, मुरैना। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना। अगला सवाल है मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, तो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा आपका बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिण यानी सबसे नीचे, मैप में सबसे नीचे देखिएगा आपको बुरहानपुर मिलेगा, सबसे ऊपर आपको मुरैना मिलेगा, इसलिए सबसे उत्तरी हिस्सा मुरैना और सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिचय।
मुख्य नाम क्या है हमारा मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश है, ये मुख्य नाम हो गया। इसका अन्य उपनाम भी है, इसको हृदय प्रदेश भी कहा जाता है और लघु भारत भी कहा जाता है। जितना बड़ा इसका क्षेत्रफल है और जिस प्रकार वहाँ सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती है, इसके कारण मध्य प्रदेश को लघु भारत की उपाधि दी गई है। लघु भारत का उपनाम दिया गया, दो नाम हो गया, बीच में है इसलिए हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश क्यों, हमारा हृदय जैसे बीच में रहता है शरीर के, तो उसी प्रकार मध्य प्रदेश हमारा इंडिया के बीचों बीच है, तो ये हमारा हो गया हृदय प्रदेश। और बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और बहुत प्रकार की संस्कृतियां हैं, इसलिए इसको हम लोग लघु भारत भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। इस राज्य का पुनर्गठन किया गया और मध्य प्रदेश से निकलकर क्या बना अभी? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश को विभाजित करके छत्तीसगढ़ बनाया गया कब? 1 नवंबर 2000 को। इसलिए मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को। पुनर्गठन के बाद क्या कौन सा स्टेट बना? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? इसी भी आपको जानना चाहिए, समान सा परिचय है। मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं, 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और संभाग कितने हैं? 10। मध्य प्रदेश में जिले हो गए 52, संभाग हो गए 10, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन है? जैसे 10 संभाग मैंने कहा, तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग नर्मदापुरम। सबसे बड़ा हो गया आपका जबलपुर और सबसे छोटा नर्मदापुरम। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का जिला हो गया छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हो गया निवाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला निवाड़ी। इसी प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भी सबसे छोटी तहसील, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील कौन हो गया? अजयगढ़। अजयगढ़ बोले तो पन्ना। सबसे छोटी तहसील अजयगढ़ पन्ना और सबसे बड़ी तहसील इंदौर। सबसे बड़ी तहसील क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? इंदौर। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? हाईकोर्ट जबलपुर में। मध्य प्रदेश की राजधानी वैसे भोपाल है, अधिकतर राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसकी राजधानी में होता है, कैपिटल में होता है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर। जैसे कि बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है, झारखंड का रांची में है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर। उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठें भी हैं, जहाँ पर इनकी खंडपीठें स्थापित होती है, वहाँ पर भी हाईकोर्ट की सुनवाई हो सकती है। तो ऐसे 2 जगह हैं, एक है ग्वालियर में और दूसरा है इंदौर में। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कितनी है? 2 है। और कहाँ है? वो दोनों ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। तो ये हम लोगों ने आज के क्लासेस में मध्य प्रदेश का भौगोलिक और राजनीतिक परिचय को देखा, सामान्य रूप से देखा। फिर से इसके लिए इसे समझ और एक क्लास में आप सभी के बीच रूबरू होंगे और इससे रिलेटेड और नेक्स्ट चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे, जहाँ से प्रश्न अक्सर ट्रेडिशनल रूप से पूछे जाते हैं। तो आप भी चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करें, एग्जाम तक तैयारी करें, एक एक यूनिट की तैयारी करें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं अकॉर्डिंग सिलेबस। और इसके लिए आपको क्या करना है? कोई फ़ी, कोई पेमेंट नहीं दोस्तों, बस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लासेस के वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे देख के अपनी तैयारी कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।